So hello and welcome everyone in the new session of class 11. Here we are with a new topic in the new lecture. From today we have to start the kingdom fungi. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने अपने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था और टिल किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा ये कंप्लीट हो चुके थे और अब हमको जो अपना लेक्चर स्टार्ट करना है दैट इज रिलेटेड विद किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई से आज का लेक्चर हमको कंप्लीट अप करना है. किंगडम फंजाई में क्या था, जैसे जब क्लासिफिकेशन हो रहा था ऑर्गेनिज्म का, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि फंजाइज के लिए एक सेपरेट किंगडम बना दिया गया था. ठीक है, और इसी को किंगडम फंजाई बोला गया था जो अभी हमें स्टडी करना है. ठीक है, तो किंगडम फंजाई में क्या हमको स्टडी करना है, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे सारे फंजाई होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सारे के सारे फंजाई इस किंगडम में पाए जाएंगे. और सारे के सारे फंजाई है तो एज दे आर फंजाई दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब वो हेटेरोट्रॉफिक होंगे, उनकी भी ये बेसिक सी बातें हैं. और वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ज्यादातर शो ऑफ करते हैं. और इसमें यूनिसेलुलर केवल एक ही होते हैं, बाकी सारे फंजाई तो ऑलमोस्ट मल्टी सेलुलर ही है, वो भी कौन सा, यीस्ट है. ठीक है, तो इसमें भी फिर बाद में अलग अलग से ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी बनाता है विथ लाइकेन्स एंड माइकोराइजा. ठीक है, तो ये सारा कुछ भी हमको स्टडी करना है. फिर बाद में फंजाई की ये क्लासिफिकेशंस भी पढ़ने हैं कि इसमें फंजाई कौन कौन से टाइप में क्लासिफाई किया गया है. फर्दर फंजाई को भी 4 पार्ट्स में 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटीरियोमाइसिटीज. ठीक है, तो अलग अलग क्लासेस है फंजाई की, उसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है, कुछ सिमिलैरिटीज भी है. तो वो सारा कुछ हमको इस किंगडम फंजाई टॉपिक में कवर अप करना है. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम सिमिलर टू ऑल लेक्चर हम पूरा लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे. ठीक है, अपनी पूरी एनसीईआरटी बुक की. तो किंगडम फंजाई से बिगिन करते हैं. ओके, किंगडम फंजाई. ठीक है, किंगडम फंजाई क्या है? द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम. फंजाई जो होते हैं वो एक यूनिक किंगडम बनाते हैं जिसमें सारे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी, मतलब सारे अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ उनका हैबिटेट, रहने की जगह भी वेरी करती है. यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स. ठीक है, फंजाई को तुमने देखा होगा कभी कभी जब मॉइस्ट ब्रेड वगैरह रहता है या कुछ सड़वड़ जाता है फ्रूट्स वगैरह, तो उसमें भी वाइट वाइट सा लग जाता है फंगस. ठीक है, तो वो फंजाई होता है. द कॉमन फंजाई इज द मशरूम. ठीक है, कुछ फंजाई एडिबल भी होते हैं और उसमें से वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज द मशरूम. ठीक है, और टोडस्टूल जिसे हम ईट करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे ऐसे 2 एग्जांपल यहाँ पे देखो हाईलाइट करते चलो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. यहाँ पे क्या, एक ऐसा फंजाई जो एडिबल है दैट इज मशरूम एंड दैट इज टोडस्टूल्स. ठीक है, ये ऐसे फंजाई जिसे हम खाते हैं, एडिबल का मतलब खाने लायक हो. ठीक है, व्हाइट स्पॉट्स seen on the mustard leaf are due to a parasitic fungus. ठीक है, फंगस, पैरासिटिक फंगस, इसका मतलब ये कि ये जो फंजाई होते हैं वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन को भी कैरी करते हैं. ठीक है, इनके लाइफस्टाइल में पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी आता है. ठीक, और साथ ही साथ ये कहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं पैरासिटिक फंगस? व्हाइट स्पॉट के फॉर्म में. जब मस्टर्ड के लीव्स पे व्हाइट स्पॉट बन जाते हैं तो वो किसकी वजह से बनते हैं? फंगस की वजह से बनते हैं. कौन से फंगस है वो अभी हमको एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा. ठीक है, सम यूनिसेलुलर फंजाई, कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी है, उसका सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द यीस्ट. ठीक है, यीस्ट क्या है? एक ऐसा यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है, जिसका यूज करके हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं. आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर. ब्रेड एंड बियर, वाइन्स वगैरह के प्रोडक्शन में यीस्ट का काफी ज्यादा यूज है. ठीक है, अदर फंजाई कॉज डिजीजेस. फंजाई जो होती है वो पैथोजेनिक भी होती है. यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है फंजाई के बारे में? एक एक पॉइंट. पहला पॉइंट कि फंजाई जो होती है वो हेटेरोट्रॉफिक है. हेटेरोट्रॉफिक. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज फंजाई जो होती है वो हमारी हेटेरोट्रॉफिक होती है. दूसरा पॉइंट कि ये पैरासिटिक भी है. हेटेरोट्रॉफिक में पैरासिटिक अभी तक हमको देखने को मिला. ठीक है, ये पैथोजेनिक भी होती है. पैथोजेनिक वर्ड जो डिजीज कॉज करती है. ठीक है, ऐसी कोई भी फंजाई जो किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में बीमारी फैलाती है उसे हम कहते हैं पैथोजेनिक. तो फंजाई ऐसी जो डिजीज कॉज करती है, जस्ट लाइक प्लांट में भी एनिमल में भी. प्लांट्स में कौन सी डिजीज हो रही है? दैट इज पक्सीनिया.
व्हाइट रस्ट कॉज होता है, वीट में रस्टिंग हो जाती है, जैसे रस्ट कहते हैं ना मुरझा, ठीक है, तो वीट का प्लांट खराब हो जाता है ड्यू टू अ फंजाई दैट इज कॉल्ड पक्सीनिया। पक्सीनिया नाम की एक फंजाई है जो वीट रस्ट कॉज करती है, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट पैथोजन, ठीक है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ कुछ का यूज करके, कुछ ऐसी फंजाइज भी हैं जिनका यूज करके हम एंटीबायोटिक बनाते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। और सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनी थी वो बनाया किसने था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन द ईयर 1929 में, ठीक है, बाय यूजिंग दी पेंसिलिनियम, ठीक है, पेंसिलिनियम फंजाई का ही यूज करके उन्होंने पेंसिलिनियम ये बनाया फंजाई से एंटीबायोटिक। फंजाई आर द कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब कि जो चीज हर जगह पे अवेलेबल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। तो ये कैसी होती है, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो अवेलेबल ऑन एवरीवेयर, आइदर इट इज एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा, या किसी प्लांट बॉडी के ऊपर या किसी प्लांट बॉडी के इनसाइड, ठीक है, तो ये होती है एवरीवेयर प्रेजेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, दे प्रेफर टू ग्रो इन अ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, मतलब फंजाई को अगर हमें ग्रो कराना होगा तो हमें उसे कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, दे वांट वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट, ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में फंजाई की ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, वार्म एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती है फंजाई की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, क्या अब कभी हमने सोचा कि हम खाने को फ्रिज में क्यों रख देते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर खाना बाहर रहेगा, बाहर के इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी है, वार्म है, ठीक है, उसकी वजह से उस पर फंजाई आ सकती है और हमारा जो फूड है वो फूड पॉइजनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने फूड को फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में कीप इट करते हैं, ठीक है। यस, इट इज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस। जितने भी फूड पॉइजनिंग होती हैं दे अकर जस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। फूड पॉइजनिंग में ये हेल्पफुल है, हेल्पफुल क्या मतलब एक तरीके का बैड इफेक्ट है, तो ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग केवल दो ही ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, दैट इज फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है, और कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो फूड पॉइजनिंग करता हो, दैट इज ओनली द बैक्टीरिया एंड फंजाई, एंड फंजाई हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए फंजाई का एग्जांपल यहाँ पे बता दिया। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, अगर हम यीस्ट को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, विच आर यूनिसेलुलर, अगर हम यीस्ट को एक्सेप्ट आउट करें, यीस्ट को एक किनारे रख ले, तो बाकी जितने भी फंजाई बचे वो सब क्या है हमारे, मल्टी सेलुलर, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट फंजाई आर फिलामेंटस एंड मल्टी सेलुलर, ठीक है। अगर हम यीस्ट को सेपरेट आउट कर ले तो बाकी सारे जो फंजाई होंगे हमारे वो कैसे होंगे, यीस्ट के अलावा बाकी सारे हमारे फंजाई होते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। हाइफी टर्म क्या होता है, देखो फंजाई की जो बॉडी होती है ना वो कैसे बनती है, लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, ऐसे ऐसे फंजाई की बॉडी होती है, ऐसे थ्रेड लाइक, हमको देखने में वो ऐसे वाइट वाइट सा अपीयर होता है ना, वो ऐसे सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करने के बाद ऐसा वो ग्रुपिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो एक थ्रेड है, इसमें ये जो एक थ्रेड प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइफी, ठीक है, उसे हम हाइफी कहते हैं, हाइफी, ठीक है, एक को बोलते हैं हाइफी। और जब बहुत सारे हाइफी कंसिस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे हाइफी यहाँ पे देखो कंसिस्ट हो गए ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइसेलियम। अब जब एक हाइफी के साथ बहुत सारे हाइफी जुड़ते जाएंगे तो एट द एंड उसको हम क्या बोल देते हैं, माइसीलियम, ठीक है। तो ये रहा अपना हाइफी। हाइफी क्या है, अ लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट of fungi, it is called hyphae, और group of hyphae is called mycelium, ठीक है। बहुत सारी हाइफी एक साथ कंबाइन हो जाती है तो उसे हम माइसीलियम बोल देते हैं। तो देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड
हाइफी, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। बहुत सारी हाइफी जब एक साथ ग्रुप में आ जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, माइसीलियम। सम हाइफी कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मतलब क्या, अब ये जो हाइफी हमको दिख रही है ना ऐसे, ये एक हाइफी, इसको थोड़ा सा अगर हम जूम करें तो ये कैसी दिखेगी हमको, इसको जब हम जूम करेंगे तो हमको दो लेयर दिख रही है, ऐसे ऐसे। इसको जब हमने थोड़ा सा जूम आउट किया तो ये हमको ऐसी अपीयर हो रही है, ठीक है। मतलब ये एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बना रही है जिसमें कुछ होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड और कुछ होती है यूनी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड कब होंगी, देखो कभी कभी ये जो हाइफी का ये जूम स्ट्रक्चर है ये इस स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, इट कैन बी सिंपली ऐसा, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है कि ये जो हाइफी है या तो इस टाइप का होगा या तो इस टाइप का होगा, एक जो सिंपली हाइफी है और एक जिसमें पार्टीशंस बने हैं, ठीक है। एक जिसमें पार्टीशंस किए गए हैं और एक जिसमें पार्टीशन नहीं है। तो जहां पे पार्टीशन कर दिया गया है, पार्टीशन होने के बाद हमको क्या दिख रहा है कि ये एक सेपरेट एरिया है, ये एक सेपरेट एरिया है ना, यहाँ पे सेपरेशंस कर दिए गए। तो जहां पे सेपरेशन प्रेजेंट हो जाती है, जहां पे एक हाइफी को सेपरेट कर दिया जाता है पार्ट्स में, उस टाइप की हाइफी को बोलते हैं सेप्टेट। उस टाइप की हाइफी को कहा जाता है सेप्टेट। और जहां पे कोई भी सेपरेशन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, एसेप्टेट, ठीक है। तो ये कैसी हो गई, एसेप्टेट, और ये हो गई हमारी सेप्टेट। सेप्टेट हाइफी में क्या है कि अगर मैं सेप्टेट हाइफी में न्यूक्लियस को प्लेस करती हूँ तो वहां पे सारे न्यूक्लियस आपस में सेपरेटेड है, ठीक है। तो ये हमको कैसा अपीयर हो रहा है, जैसे कि हमारे बॉडी की कोई एक सेल है ना, जैसे हमारी बॉडी की कोई एक सेल होती है, उसमें एक ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फिर ये दूसरी सेल, दूसरा न्यूक्लियस है, फिर ये तीसरी सेल, ठीक है। तो ये हमको अपनी बॉडी का एक सेल की तरह दिख रहा है। तो एक सेल में जब एक न्यूक्लियस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। वैसे ही सेप्टेट वाले हाइफी को हम क्या बोल देंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इसको हम बोल देंगे यूनी न्यूक्लिएटेड। और जो एसेप्टेट है, जहां पे सेपरेशंस नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि कोई एक सेल, किसी एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस, जैसे कि इसका मतलब क्या दिख रहा है हमको कि एक हमारी सेल है जिसमें ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ही नहीं किया गया है। तो जब एक ही न्यूक्लियस, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं तो उस टाइप की सेल को क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। वैसे ही एसेप्टेट को भी हम क्या बोल देंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो जैसे एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस, उसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। वैसे एक ऐसा हाइफी जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस जो बिना सेपरेशन के प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और जहां पे सेपरेशन हो गया है वो सेप्टेट, और जब सेपरेशन हो गया है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस हमारा सेपरेट हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या है, हाइफी के दो टाइप, ठीक है। हाइफी, व्हाट इज हाइफी, एक सिलेंड्रिकल लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसको कंबाइन करके हम फंजाई की बॉडी को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइफी। और हाइफी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें पार्टीशंस बने होते हैं, ठीक है, और एक जिसमें पार्टीशन नहीं होता। जिसमें पार्टीशंस अवेलेबल है वहां पे न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टीशन बोलो या सेपरेशन बोलो, सेपरेशन से हो गया सेप्टेट, और जहां पे सेपरेशन नहीं है मतलब वो हो गया एसेप्टेट। सेपरेशन अवेलेबल है तो न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएगा तो यूनी न्यूक्लिएटेड, सेपरेशन अवेलेबल नहीं है तो न्यूक्लियस सेपरेट नहीं होगा, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये हो गया हाइफी, और ये हाइफी के दो टाइप। ग्रुप ऑफ हाइफी अगर हम बोले तो वो हो जाता है माइसीलियम, ठीक है। ये हो गया हमारा माइसीलियम, ये हाइफी और ये हाइफी के दो टाइप, ठीक है। अभी इसको रीड कर लेते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। सम हाइफी कंटिन्यूअस ट्यूब, कुछ हाइफी जो होते हैं वो कंटिन्यूअस ट्यूब जैसे होते हैं, जैसे कि ये, उसमें कोई सेपरेशन नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मतलब एक ऐसा साइटोप्लाज्म, मतलब जैसे अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी एक सेल है सपोज, ठीक है, सपोज ये हमारी अगर कोई सेल है, ठीक, तो इसमें क्या है, ये एक सेल और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस, ये हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस,
तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये हमारे सेल का साइटोप्लाज्म, ये हमारे सेल का साइटोप्लाज्म, और ये हमारे बहुत सारे क्या हो गए, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये कैसी कंडीशन है, एक सिंगल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड वाली कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ये कंडीशन कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में क्या दिख रहा है कि साइटोप्लाज्म तो एक ही है, इस न्यूक्लियस का अगर हम साइटोप्लाज्म देखें तो वो यही है, इस न्यूक्लियस के लिए भी देखें तो सेम साइटोप्लाज्म, तो एक सिंगल साइटोप्लाज्म के लिए बहुत सारे न्यूक्लियस। ठीक है, वही हमारी ये एनसीईआरटी की लाइन भी बोल रही है कि फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, एक ऐसा साइटोप्लाज्म जहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। These are called सिनोसिटिक हाइफी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक बोलो या मल्टी न्यूक्लिएटेड, दैट इज द सिनोनिमस। ठीक है, सेम वर्ड है, अगर हम इसको चाहें तो एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी बोले या एसेप्टेट सिनोसिटिक हाइफी बोले। मल्टी न्यूक्लिएटेड टर्म के लिए हम दूसरा टर्म यूज करते हैं सिनोसिटिक या फिर सिनसाइटियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड का समझो पर्यायवाची, ठीक है, ऐसे समझो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड का पर्यायवाची, या तो हम बोले मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड वो किसके बराबर है, सिनसाइटियम के, सिनसाइटियम, और वो किसी के इक्वल है सिनोसिटिक, सिनोसिटिक। ठीक है, तीनों टर्म क्या है, सेम टू सेम है, चाहे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड बोले, चाहे सिनसाइटियम बोले, चाहे सिनोसिटिक बोले, दैट ऑल आर सेम। तो यहाँ पे क्या है, सिनोसिटिक है। ठीक है, सिनोसिटिक वही बोलने का मतलब है कि ये हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड है। नेक्स्ट, अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी, और दूसरे की बात किया, ये ए सेप्टेट के बारे में बताया है। ठीक है, फिर बोला कि दूसरा जो है एक ऐसा सेप्टेट वाला, एक ए सेप्टेट, दूसरा हैव सेप्टेट, मतलब सेप्टे प्रेजेंट है, मतलब ये सेपरेशंस प्रेजेंस है, इसको क्रॉस वॉल भी कहा गया है। देखो यहाँ पे सेप्टे या फिर क्रॉस वॉल, जिसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है या फिर जहां पे सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है, उसे बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। ठीक, द वॉल्स ऑफ द फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अभी अगर हम सेल वॉल की बात करें, जैसे प्लांट्स में सेल वॉल किस चीज की होती थी, सेल्यूलोज की। ठीक है, वैसे ही फंजाइज में भी सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की। क्या है ये, सेल वॉल। ठीक है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की मिल करके बनाती है सेल वॉल। ठीक है, पॉलीसैकेराइड यहाँ पे क्या है, देखो अगर फंजाई का एक्चुअल सेल वॉल कंपोजिशन देखा जाए ना, तो क्या होता है, सेल वॉल ऑफ फंजाई, अगर फंजाई का सेल वॉल कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें प्रेजेंट होता है काइटिन, सेलुलोज एकदम एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लस पॉलीसैकेराइड, यहाँ पे बोला गया है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और ये पॉलीसैकेराइड टर्म का मतलब क्या है, सैकेराइड मतलब शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शुगर प्रेजेंट होता है, वो कौन से टाइप का शुगर है, दैट इज दी नैग एंड नैम, नैग एंड नैम, ये दो टाइप के शुगर प्रेजेंट होते हैं, इसी को मिला करके बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। नैग स्टैंड्स फॉर व्हाट, नैग स्टैंड होता है किसके लिए, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ठीक है, और यहाँ पे जो नैम है दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल मिरामिक एसिड, एन एसिटाइल मिरामिक एसिड, या फिर इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिन। ठीक है, तो जो हमको यहाँ पे बोल रही है एनसीईआरटी की लाइन कि सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, दैट इज कि पॉलीसैकेराइड क्या है, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, सैकेराइड वर्ड का मतलब क्या होता है, शुगर। ठीक है, सैकेराइड वर्ड का मतलब होता है शुगर, और शुगर कौन कौन से, एक है नैग और एक नैम। नैग स्टैंड्स फॉर एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड नैम स्टैंड्स फॉर एन-एसिटाइल मिरामिक एसिड या म्यूरिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन क्या है, सेल वॉल ऑफ फंजाई। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि मोस्ट आर द हेटेरोट्रॉफिक, मोस्ट ऑफ द फंजाई कैसी है,
हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब soluble organic matter from the dead substrate, hence they are also called saprophytic, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सब क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक बन रही है कि अगर हमसे एक बार में फंजाई की ओवरव्यू पूछा जाए, फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक, सारे फंजाई को मिला करके अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो ये सब लिखते जाओ, ये सब तुम्हारा सारे फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है। अभी हमने एक एक टॉपिक नहीं पढ़ा है, एक एक क्लासेस को नहीं क्लासिफाई किया, अभी हम सारे फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर ये सारे पॉइंट अगर लिखते जाओगे पॉइंट पॉइंट, तो ये तुम्हारा क्या है, एक तरीके का शॉर्ट नोट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मोस्ट ऑफ द फंजाई कैसी है, हेटेरोट्रॉफिक, ऑलरेडी रिटन है, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक है। और हेटेरोट्रॉफिक में भी कई सारे मोड्स होते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक, ठीक है, होलोजोइक। तो उसमें ये कौन सा न्यूट्रिशन के बारे में अभी बोला जा रहा है, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होता है, देखो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर डेड बॉडी के पास से अपने फूड डेराइव करते हैं या वहां पे ग्रो करते हैं, वहां पे रहते हैं, सरवाइव करते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, द ऑर्गेनिज्म विच फीड एंड डेड feeds on dead or decayed materials, that is called saprophytic organism, and this type of nutrition is called saprophytic nutrition, ठीक है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं दैट इज कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, ठीक है। तो फंजाई कैसे हैं, दैट इज आर सैप्रोफाइट, फंजाई कैसे हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा बात बताया जा रहा है, ये पैरासिटिक के साथ साथ क्या है, सैप्रोफाइटिक, नोट कर लो, सैप्रोफाइटिक, ठीक है, पैरासिटिक के साथ साथ सैप्रोफिटिक भी है। फिर those that depends on living plants and animals are called parasite। और कुछ ऐसे भी फंजाई जो दूसरे प्लांट और एनिमल पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक, दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, ठीक है। पैरासिटिक क्या होता है कि एक सपोज मैं फंजाई हूं, ठीक है, तो मैं अगर किसी दूसरे प्लांट बॉडी से अपना खाना पा रही हूँ या किसी दूसरे एनिमल बॉडी से अपना खाना ले रही हूँ, तो वो बॉडी जिससे मैं खाना डेराइव कर रही हूँ उसे कहते हैं होस्ट बॉडी, दैट इज कॉल्ड होस्ट, उसे कहते हैं होस्ट, ठीक है। और जो खाना ले रहा है, मतलब जो फंजाई हूं, अगर मैं फंजाई हूं, ठीक है, तो मैं जिस बॉडी से फूड डेराइव कर रही हूँ दैट इज कॉल्ड होस्ट, और मैं डेराइव कर रही हूँ तो मैं क्या लाऊंगी, आई विल कॉल्ड पैरासाइट, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और जो ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन को शो करता है उसे क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। तो फंजाई कैसे हैं, पैरासाइट्स भी हैं, सैप्रोफाइटिक भी हैं और पैरासिटिक, ठीक है। दे कैन ऑल्सो लीव एज सिम्बियॉन्ट्स। सिम्बियॉन्ट क्या होता है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म के साथ मिक्स होकर के भी ये रह सकते हैं, जैसे शेयरिंग करके रह सकते हैं, उस टाइप के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बियॉन्ट। सिम्बियॉन्ट का मतलब क्या होता है, सिम्बियॉन्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को शो करता है। सिम्बियोटिक क्या होता है, जैसे न्यूट्रिशन हो रहा है कि डेड बॉडी से डिराइव कर रहा है फूड तो सैप्रोफिटिक, लिविंग होस्ट बॉडी से अगर फूड मिल रहा है तो पैरासिटिक। अगर दो ऑर्गेनिज्म दोनों के दोनों लिविंग है और दोनों के दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, दोनों एक साथ एक दूसरे पे डिपेंड होकर के सरवाइव कर रहे हैं, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं उन्हें बोलते हैं सिम्बियोट, ठीक है। तो फंजाई क्या है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिम्बियॉन्ट्स, उन्हें हम सिम्बियॉन्ट्स भी बोलते हैं, दे आर ऑल सिम्बियॉन्ट्स, ठीक है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी समझ आया कि अगर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, वो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होकर के सरवाइव कर रहे हैं, तो उस टाइप के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बियोसिस, और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिम्बियॉन्ट। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन है, दैट इज लाइकेन एंड माइकोराइजा, ठीक है। लाइकेन क्या होता है पता है, लाइकेन एक ऐसा एसोसिएशन होता है जहां पे फंजाई और एल्गी दोनों साथ में सरवाइव करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है लाइकेन, लाइकेन एंड एल्गी। यहाँ पे देखो लाइकेन में क्या क्या है, एल्गी है, और ये हायर प्लांट्स के रूट में फंजाई रहती है, माइकोराइजा। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन को हम यूजुअली कहते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर, अभी लास्ट टॉपिक में है लाइकेन के बारे में स्टडी करना है हमको, माइकोराइजा भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे वहीं पे, ठीक है। ओवरऑल अभी के लिए इतना समझते हैं कि
अगर हायर प्लांट है, कोई हायर प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, ठीक है, उनके केसेस में अगर रूट्स के पास अगर फंजाई ग्रो कर रही है, या तो इंडोपैरासिटिक हो या तो एक्सोपैरासिटिक हो, अगर उनके रूट्स के साथ एसोसिएशन में लीव कर रही है फंजाई, तो दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा, ठीक है, उस टाइप के एसोसिएशन को हम माइकोराइजा बोलते हैं। और लाइकेन क्या होता है, जब एक फंजाई एक एल्गी दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है, कोई फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहा है, कोई एब्जॉर्प्शन करके वाटर की अवेलेबिलिटी बना रहा है, तो दोनों आपस में शेयरिंग करके सर्वाइव कर लेते हैं, उस टाइप के रिलेशनशिप को बोलते हैं लाइकेन। तो ये किसका एग्जांपल है, सिम्बियोसिस का, ठीक है। इस वजह से फंजाई जो है सिम्बियोसिस शो करते हैं, इस वजह से इनको सिम्बियोंट भी कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है फंजाई के बारे में, अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द फंजाई, ठीक है, यहां से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन द फंजाई, फंजाई का रिप्रोडक्शन कैसा है, फंजाई अपने कॉलोनी कैसे इंक्रीज करते हैं, हाउ दे इंक्रीज, तो बाय वेजिटेटिव मीन्स, वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने या कॉलोनी इंक्रीज करने के 3 वेज, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो यहाँ पे वेजिटेटिव मीन्स भी है, ठीक है। वेजिटेटिव मीन्स क्या होता है कि प्लांट के किसी पार्ट से हम एक नया प्लांट बना लें। सपोज अगर कोई प्लांट है, उसकी लीफ को कट किया, लीफ को ग्रो किया और लीफ से एक पूरा पूरा प्लांट रेडी हो गया, तो इस टाइप की वेजिटेशन, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। तो यहाँ वेजिटेटिव प्रोपागेशन में कौन कौन सा फॉलो किया जाता है, दैट इज द फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है कि अगर एक फंजाई की बॉडी है, ठीक है, उसकी बॉडी को, फंजाई की बॉडी को हमने पीसेस में कट कर लिया, ये क्या है, फंजाई है, फंजाई की बॉडी को पीसेस में कट किया, हर एक पीस को हमने ग्रो कर दिया, अब हर एक पीस जो है वो एक न्यू फंजाई में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की बॉडी, इस टाइप के वेजिटेटिव प्रोपागेशन को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, जहां पे एक फंजाई को फ्रैगमेंट्स में काटा गया और एक एक फ्रैगमेंट से एक नया फंजाई डेवलप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अबाउट फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन यूजुअली हमको पता है कि एक फंजाई पार्टिसिपेट करेगा और फिर 2 फंजाई बनेंगे, फिर 2 पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे नंबर ऑफ, जैसे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं वही, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। और नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग थोड़ा अच्छा टॉपिक है। बडिंग में क्या होता है कि फंजाई की बॉडी में अलग से आउटग्रोथ होती है, ठीक है, फंजाई की बॉडी है, उसकी बॉडी में अलग से आउटग्रोथ होती है, और फिर बाद में वो जो आउटग्रोथ है, उस आउटग्रोथ को कहा जाता है बड। सपोज अगर ये फंजाई है, ठीक है, तो ये फंजाई की बॉडी में, सपोज अगर ये फंजाई है, ठीक है, सपोज अगर ये फंजाई है, इस फंजाई की बॉडी में आउटग्रोथ होगी, मतलब क्या कि ये फंजाई धीरे धीरे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इस फंजाई की बॉडी में ये देखो, यहाँ पे थोड़ी सी आउटग्रोथ हुई, ठीक है। अब ये जो आउटग्रोथ यहाँ पे हुई है, इस आउटग्रोथ को बोलते हैं बड, इसी को कहा जाता है बड, दिस इज कॉल्ड बड, ठीक है। बाद में क्या होगा, धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा, ये आउटग्रोथ बढ़ती जाएगी, और एक टाइम पे जब ये मैच्योर हो जाएगी तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगी, और डिटैच होने के बाद दोनों बॉडी सेपरेट हो जाएगी। तो ये जो फंजाई की मेन बॉडी है ये, और ये जो ऐसे हमारा बड था, ये दोनों सेपरेट हो गए। जहां कहीं पे भी ये बड गिरेगा, चाहे वो सॉइल का सरफेस हो, चाहे वो वाटर का सरफेस हो, जहां कहीं भी ये बड गिरेगा वहां से एक नया फंजाई डेवलप हो जाएगा। तो एक फंजाई था और यहाँ पे एक नया फंजाई बन गया। ओवरऑल हमारे पास 2 फंजाई बॉडी आ गए। इस तरीके से फंजाई भी अपनी कॉलोनी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं वेजिटेटिव मीन्स के जो फंजाई फॉलो करते हैं, दैट इज फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट यहां से देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे, ठीक है। रिप्रोड्यूस करने का फर्स्ट मेथड वेजिटेटिव मीन्स हो गया। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, स्पोर से होता है, बाय यूजिंग स्पोर, ठीक है। स्पोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। ऐसे स्पोर्स जो फंजाई को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने में मदद करते हैं, उस टाइप के स्पोर्स को बोलते हैं कोनिडिया, या फिर स्पोरेंजियोस्पोर, या फिर ज़ूस्पोर, ठीक है। ये क्या है, हमारे 3 टाइप के एसेक्सुअल स्पोर।
जो अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग क्लासेस में, फंजाई की जो अलग अलग क्लासेस है वहां पे कौन कौन सा स्पोर किसके लिए अवेलेबल होता है। लेकिन अगर बेसिकली हमको देखा जाए तो फंजाई में एसेक्सुअल मीन के लिए 3 टाइप के स्पोर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। फॉर फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स में कौन कौन से हैं? कोनिडिया, ठीक है, फिर स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड ज़ूस्पोर। ये 3 टाइप के स्पोर्स अवेलेबल होते हैं फॉर फंजाई। किस मोड के लिए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये 3 टाइप्स के एसेक्सुअल स्पोर्स है फॉर फंजाई। इसमें से अगर देखा जाए तो ये जो स्पोर है ज़ूस्पोर, ये एक्वेटिक फंजाई के लिए होता है, एक्वेटिक फंजाई, ठीक है, ये एक्वेटिक फंजाई के लिए होता है। और ये टेरेस्ट्रियल, ठीक है, ये एक्वेटिक फंजाई, जो फंजाई वाटर में सर्वाइव करती है उनके लिए ज़ूस्पोर, बाकी जो टेरेस्ट्रियल है वो होते हैं कोनिडियोस्पोर। थोड़ा सा अगर और डीप में देखा जाए तो कोनिडियोस्पोर, अभी हम जब फंजाई की 4 क्लासेस में देखा जाएगा तो यहाँ पे कोनिडियोस्पोर किसके लिए होता है? फॉर एस्कोमाइसेटीज, एस्कोमाइट्स के लिए और ड्यूटीरियोमाइट्स के लिए। एस्कोमाइट्स और ड्यूटीरियोमाइट्स के लिए क्या है? कोनिडियोस्पोर, इसको हम कोनिडिया भी बोलते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर फाइकोमाइसेटीज के लिए होता है, फाइकोमाइट्स, और ज़ूस्पोर ये भी फाइकोमाइट्स के लिए ही होता है, फाइकोमाइट्स। फंजाई की तो 4 क्लासेस होती हैं, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज, फाइकोमाइसेटीज एंड ड्यूटीरियोमाइसेटीज। यहाँ पे तो हमको 3 ही क्लासेस दिख रही हैं, एस्को, ड्यूटीरियो एंड फाइको। बेसिडियोमाइसेटीज क्यों नहीं नजर आ रही है? बेसिडियोमाइसेटीज में कौन सा स्पोर होता है? यहाँ पे किसी भी स्पोर में मैंने बेसिडियोमाइसेटीज को मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये है कि बेसिडियोमाइसेटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। नोट, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने मेंशन नहीं किया कि बेसिडियोमाइसेटीज में कौन सा स्पोर है, कौन सा एसेक्सुअल स्पोर जो बेसिडियोमाइसेटीज को रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है, दैट इज नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि बेसिडियोमाइसेटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। बेसिडियोमाइट्स अवॉइड्स asexual reproduction, ठीक है। जो बेसिडियोमाइट्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए किसी भी स्पोर में मैंने बेसिडियोमाइसेटीज का नाम नहीं लिखा। और एक बात, बेसिडियोमाइसेटी यहाँ पे फाइकोमाइसेटीज को मैंने 2 बार रिप्रेजेंट कर दिया, स्पोरेंजियोस्पोर में भी और ज़ूस्पोर में भी। इसका मतलब क्या? इससे हमको ये कंक्लूड होता है कि जो फाइकोमाइट्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे भी है, फाइकोमाइट्स के कुछ मेंबर एक्वेटिक भी होते हैं और कुछ मेंबर टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, तभी वो टेरेस्ट्रियल स्पोर्स को भी यूज कर पा रहे हैं और एक्वेटिक स्पोर्स को भी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमको 2 बातें नजर आ रही है कि फाइकोमाइट्स जो होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं, ये बोथ होते हैं, ये बोथ एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल, ठीक है। फाइकोमाइट्स होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। और एक बात क्लियर हो रही है कि एस्कोमाइट्स एंड ड्यूटीरियोमाइट्स ये कैसे हैं? ओनली टेरेस्ट्रियल। क्योंकि अगर इसमें कोई भी एक मेंबर का कोई एक भी एग्जांपल अगर ज़ूस्पोर को यूज करता तो हम बोलते कि वो एक्वेटिक भी है, लेकिन यहाँ पे टोटली वो टेरेस्ट्रियल स्पोर्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज कोनिडियोस्पोर, दैट इज आल्सो कॉल्ड कोनिडिया। इसीलिए हमको ये कंक्लूजन हो गया कि 3 बातें कंक्लूजन में आई। पहली बात
कि बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए तीनों मीस्पोर में ये मेंशन नहीं हुआ। दूसरी बात कि फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं वो एक्वेटिक के साथ साथ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बोथ, तभी तो वो दोनों स्पोर को यूज कर पा रहे हैं। और तीसरी बात कि जो हमारे एस्कोमाइसिटीज होते हैं और ड्यूटेरोमाइसिटीज वो ओनली टेरेस्ट्रियल होते हैं, इसी वजह वो जू स्पोर को यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, तो दीज आर द कंक्लूजन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या, हमें अगर फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना था तो हम यूज करते थे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर को। अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना होगा, मतलब यहाँ पे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्पोर अवेलेबल है, oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, यहाँ पे oospore, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, तो ये भी हम नोट आउट कर सकते हैं कि ये था एसेक्सुअल स्पोर। फिर नेक्स्ट, फॉर फंजाई सेक्सुअल स्पोर्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्पोर्स अवेलेबल होते हैं, तो फर्स्ट है हमारा oospore, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज एस्कोस्पोर्स। अभी यहां से भी कुछ बातें कंक्लूजन होगी, ठीक है। और लास्ट इज द बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर और oospore, ये 3 टाइप्स के ऐसे स्पोर्स हैं जो क्या कर रहे होते हैं, दैट इज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये 3 स्पोर्स अवेलेबल है। कौन सी क्लासेस में ये स्पोर्स का यूज होता है ये हमको देखना है। तो oospore किसके लिए होता है, दैट इज फॉर फाइकोमाइट्स। फंजाई की क्लास जो होती है हमारी फाइकोमाइट्स, ठीक है, उसमें oospores का यूटिलाइजेशन होता है। फिर एस्कोस्पोर्स किसके लिए बने हैं, फॉर एस्कोमाइट्स, दीज आर फॉर एस्कोमाइट्स। और रही बात हमारे बेसिडियोस्पोर्स की, तो ये किसके लिए यूज होते हैं, फॉर बेसिडियोमाइट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि एस्कोस्पोर्स फॉर एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोस्पोर्स फॉर बेसिडियोमाइट्स। रही बात oospores की, तो ये क्या हो गया हमारे फाइकोमाइट्स। अब यहाँ पे हमको क्या कंक्लूजन हो रहा है कि हमारे ड्यूटेरियोमाइट्स का नाम कहीं पे भी नहीं आया। यहाँ पे जैसे बेसिडियोमाइट्स का भी यूटिलाइजेशन नहीं कहीं पे दिखा, वैसे ही यहाँ पे ड्यूटेरियोमाइट्स नहीं अवेलेबल हो रहा है। इसका मतलब ये कि ड्यूटेरियोमाइट्स जो हमारी फंजाई की क्लास होती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको नोटेट करके लिख सकते हैं कि इन deuteriyomites sexual reproduction is absent. Sexual reproduction is absent. Sexual reproduction deuteriomites में absent होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, इसीलिए किसी भी एग्जांपल में यहाँ पे मेंशन आउट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम अपनी एनसीईआरटी पे वापस से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल गया, अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पोर्स, कौन कौन से स्पोर्स का यूज करके हम कौन से रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे एक बात और कंक्लूजन में आ रही है, कि इन फंजाई, एक बात और, दैट इज इन फंजाई reproduction is completed by vegetative plus asexual plus sexual modes। मतलब यहाँ पे तीनों मोड का यूज करके हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई कंप्लीट करते हैं। तभी तो वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन, बडिंग और फ्यूजन आ गया, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे सारे आ गए, कौन कौन से, फाइकोमाइट्स, एस्कोमाइट्स, ड्यूटेरियोमाइट्स, और यहाँ पे हमारे फाइकोमाइट्स, एस्कोमाइट्स और बेसिडियोमाइट्स, ठीक है। तो और ये सब में होता है, फाइकोमाइट्स में भी, एस्कोमाइट्स में भी, बेसिडियो में भी और ड्यूटेरियो में भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फंजाई का रिप्रोडक्टिव
कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ से अपना कंटिन्यू करते हैं। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अभी क्या, ये जो हमको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, जिन्हें हम स्पोर कहते हैं, स्पोर जिसे कहते हैं, उसे वो कहाँ पे बन रहे होते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? देखो फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी के बारे में बताओ तो देखो, स्पोर क्या होता है, पहली बात तो ये जानते हैं व्हाट इज स्पोर। अगर स्पोर को देखा जाए तो क्या होता है, स्पोर टीनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द वेरी टीनी स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, टीनी स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे पाउडर लाइक सब्सटेंस। ठीक है, अभी क्या, ये जो है एक डॉट, इसको मैं क्या बोल रही हूं? स्पोर। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है? एक हमारा स्पोर है। ठीक है, और स्पोर जिस बॉडी के अंदर प्रेजेंट था उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। उसे कहते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, तो स्पोर्स कहां पे अवेलेबल होते हैं? इनसाइड स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया कहां पे प्रेजेंट होता है? ऑन फ्रूटिंग बॉडी। और ये स्पोरेंजिया कहां पे प्रेजेंट है? फ्रूटिंग बॉडी पे प्रेजेंट होता है। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? देखो, अगर हम ये समझें कि हमारे फंजाई का हाइफी है या माइसीलियम है या फंजाई की बॉडी है, तो इस बॉडी पे से ऐसा स्ट्रक्चर बनता है और ये फ्रूटिंग बॉडी, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या है? अपना फ्रूटिंग बॉडी है। इसी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे स्पोरेंजिया। और ये बहुत सारे स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे स्पोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेबल कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये क्या है? हमारा फंजाई बॉडी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फंजाई बॉडी। फंजाई बॉडी में ये हो गया हमारा फ्रूटिंग बॉडी। फंजाई की बॉडी में फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होता है। फ्रूटिंग बॉडी में स्पोरेंजिया होता है। फ्रूटिंग बॉडी में स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स। ठीक है, ऐसे होता है फंजाई का स्ट्रक्चर। और इसी स्पोर में कई टाइप के स्पोर्स होते हैं। कुछ स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं तो एसेक्सुअल स्पोर्स, और कुछ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं वो सेक्सुअल स्पोर्स। और इस स्पोर्ट्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तो उनका यूज कहाँ पे हो रहा है, कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन में, और दूसरा उनका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, उनके प्रोडक्शन के बेसिस पे भी उनको हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कि ये जो स्पोर है, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, वो बने कैसे हैं, उस बेसिस पे उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उस बेसिस पे इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंड दैट इज एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस स्पोर्स। एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस स्पोर। एक्सो वर्ड का मतलब ही हमको समझ आ रहा है कि बाहर। ठीक है, एक्सो वर्ड की बात करें तो एक्सो वर्ड का मतलब ही हमको समझ आ रहा है बाहर। ठीक है, तो जब फ्रूटिंग बॉडी के आउटसाइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक्सोजीनस आउटसाइड फ्रूटिंग बॉडी, आउटसाइड फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के बाहर अगर हमारा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस स्पोर। ठीक है, और एंडोजीनस स्पोर क्या? इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी। अगर फ्रूटिंग बॉडी के इनसाइड हमारा बनता है कोई भी स्पोर तो उसको बोलते हैं एंडोजीनस स्पोर। एंडो वर्ड का मतलब ही होता है इनसाइड, एंड एक्सो वर्ड का मतलब होता है आउट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, इन एंड आउट। ठीक है, तो ये हमारे स्पोर्ट्स के फॉर्मेशन के बेसिस पे टू टाइप्स, और उनके यूजेस के बेसिस पे हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस के बेसिस पे एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल स्पोर। ठीक है, तो ये है स्पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन जो हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है? कोनिडिया, ये तो हमने देख ही लिया है। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर्स, ये वो सारे स्पोर्स हैं। ये स्पोर कहाँ पे बनते हैं? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर या ऊपर। ठीक है, मतलब ऑन द फ्रूटिंग बॉडी। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द 3 स्टेप। अभी अगर हम
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे फंजाई में, तो वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कौन कौन सा? पहला स्टेप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, दैट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। पहला स्टेप जिसे हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा जिसे हम कैरियोगैमी बोलते हैं, और फिर मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स जिसे हम जाइगोटिक मियोसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में हमारा मियोसिस फंजाई का जो है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कंप्लीट होता है। कैसे? लेट्स सी, ठीक है। फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये देख लेते हैं। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में, ठीक है। पहला स्टेप क्या बोलता है कि दो, हमने मोटाइल और नॉन मोटाइल वर्ड का मतलब पता है। यहाँ पे देखो मोटाइल और नॉन मोटाइल वर्ड्स का यूज हुआ है हियर, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है? मूवेबल, जो अपनी जो मूवमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है, जो मूव कर सकते हैं, मूवेबल। और नॉन मोटाइल, नॉन मूवेबल, जो मूव नहीं कर सकता वो नॉन मोटाइल, जो मूव कर सकता है वो मूवेबल, ठीक है। तो दैट इज मोटाइल। तो दो ऐसे मोटाइल या नॉन मोटाइल या दो, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कई सारी कंडीशंस हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसे देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको समझेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है स्पोर्स की? स्पोर्स में भी कंडीशंस होती है ना, कि कुछ ऐसे स्पोर्स जिनके पास फ्लैजिला होता है, कुछ मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। अभी देखो स्पोर को हम वापस से क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर एक्टिविटी, या कह सकते हो कि उनके मोशन के बेसिस पे। एक को मोटाइल बोला मैंने, एक को नॉन मोटाइल, ठीक है। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल में क्या अंतर होता है कि ऐसा कोई भी स्पोर, कोई एक ऐसा स्पोर जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट, वो होगा मोटाइल। और जहां पे फ्लैजिला एब्सेंट वो होगा हमारा नॉन मोटाइल, ठीक है। फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो मूव कर सकता है, फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है तो वो नॉन मोटाइल। तब अगर फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारा स्पोर कैसे अपीयर होगा? जस्ट लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, अगर फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है तो स्पोर ऐसे रहेगा, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फिर स्पोर ऐसा ऐसा हमको दिखेगा। ये क्या हो गया? इसके फ्लैजिला हो गए, और ये नॉन मोटाइल तो बिना फ्लैजिला का, ठीक है। तो फ्लैजिला के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर लिया। फिर अभी क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो कई सारी कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन, जैसे फ्यूजन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगी, ठीक है। तो ये है फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट को ऐसे दिखाते हैं, और ये है मेल गैमीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि एक फीमेल गैमीट आएगा और एक मेल गैमीट, दोनों का फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन के टाइम पे क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल हो सकती है? तो पहली कंडीशन जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फीमेल गैमीट मोटाइल हो, ठीक है, और मेल गैमीट नॉन मोटाइल हो। नॉन मोटाइल, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि फीमेल गैमीट मोटाइल हो, मेल गैमीट भी मोटाइल हो, ठीक है, दोनों ही मूवेबल। तीसरी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल, ठीक है, और ये मोटाइल हो। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों ही नॉन मोटाइल, इधर भी नॉन मोटाइल और इधर भी नॉन मोटाइल, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तभी यहाँ पे बोला गया है कि 2 मतलब 2 गैमेट्स का फ्यूजन होगा, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे 2 का फ्यूजन होगा। अब वो 2 में ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों गैमेट मोटाइल होंगे, या तो दोनों नॉन मोटाइल होंगे, या कोई एक मोटाइल होगा, कोई एक नॉन मोटाइल, ठीक है। तो दोनों में ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। और 4 पॉसिबिलिटी होने के बाद, फ्यूजन होने के बाद 3 स्टेप में ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? देखो, पहला स्टेप क्या है? प्लाज्मोगैमी। पहले स्टेप को हमने क्या बोला है? प्लाज्मोगैमी बोला है, प्लाज्मोगैमी,
द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, देखो प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मा, प्लाज्मा रिफर्स टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मा वर्ड किसको रिफर कर रहा है, साइटोप्लाज्म को, मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। जब कभी भी फ्यूजन हो दो अलग अलग स्पोर्स का और उनके न्यूक्लियस का नहीं, केवल साइटोप्लाज्म का जब फ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मोगैमी। साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन को ही हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन अगर होगा तो कैसे होगा, देखो ये एक फंजाई की बॉडी है, ठीक है, ये एक माइसीलियम और ये एक दूसरा माइसीलियम। यहाँ पे क्या है, देखो ये एक माइसीलियम हो गया, कोई एक मेल कोई एक फीमेल एज्यूम कर लो, दोनों का जब फ्यूजन होगा, ठीक है, फ्यूजन होगा तो फ्यूजन के बाद हमको यहाँ पे केवल प्लाज्मोगैमी दिखाई देगी। पहले केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, केवल प्लाज्मोगैमी हो रही है, तो प्लाज्मोगैमी का रिजल्ट हमको कैसा दिखेगा, प्लाज्मोगैमी का रिजल्ट आ जाएगा ऐसा कि ये हमारी माइसीलियम है, केवल साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये एक न्यूक्लियस ये एक न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसे ये है ना पूरे इक्वल, एक एक न्यूक्लियाई दोनों में फिट हो गई और फिर सबका साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर ये वाली एरिया, इस बॉक्स को अगर मैं देखूं तो ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों आपस में फ्यूज हुए, दोनों में प्लाज्मोगैमी हुई और प्लाज्मोगैमी का रिजल्ट दोनों का ये आ गया, दिखा, समझ आया क्या, ऐसे ये समझ लो, ठीक। इसका फ्यूजन हुआ इन दोनों के, देखो ये एक सेप्टेड, ये बॉक्स ये एक बॉक्स फंजाई का, ये एक बॉक्स और ये, इन दोनों का अगर प्लाज्मोगैमी होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस एज इट इज आ गया और साइटोप्लाज्म दोनों का मिक्स होके आ गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में एक कंडीशन ये जो बनी है, देखो यहाँ पे अब हमको कैसा सेप्टेट दिख रहा है, कैसा माइसीलियम दिख रहा है, ये कैसा है, सेप्टेट, दोनों ही कैसे हैं, यहाँ पे सेप्टेट है। क्या यहाँ भी सेप्टेट है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी सेप्टेट है, ठीक है, यहाँ पे भी सेप्टेट फंजाई प्रेजेंट है, लेकिन हमको यहाँ पे फर्क क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड था। अभी तक हमने केवल दो कंडीशन पढ़ी थी कि एक सेल जहां पे सिंगल न्यूक्लियस है उसे यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते थे, यहाँ पे कैसे है, यूनिन्यूक्लिएटेड। और एक कंडीशन क्या पढ़ी थी कि जहां पे एक सेल हो और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो तो उसे हम क्या बोलते थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनसाइडियम या सिनोसिटिक कंडीशन। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेल है और उसमें दो न्यूक्लियस हैं, यहाँ पे क्या, सिंगल सेल टू न्यूक्लियाई। यहाँ पे हमको क्या कंडीशन दिख रही है कि एक सेल में दो न्यूक्लियाई दिख रहा है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड डाइकैरियन, इसे बोलते हैं डाइकैरियन। कैसे इसको डाइकैरियन बोला जाता है, देखो डाई का मतलब क्या होता है, टू, डाई वर्ड का मतलब क्या होता है, टू, ठीक है, और कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, तो हो गया ना डाइकैरियन, ठीक है। टू न्यूक्लियस जहां पे प्रेजेंट है, एक सिंगल सेल में दो न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड डाइकैरियन। इस टाइप के माइसीलियम को बोलते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम। इस टाइप के माइसीलियम को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलियम, डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइकैरियन। ये बात याद रखना कि दोनों को मिक्सअप मत करना। डाइकैरियोटिक माइसीलियम क्या होता है, अगर वर्ड बोला है डाइकैरियोटिक मतलब ये माइसीलियम की बात है, और अगर बोल रहा है कि डाइकैरियन मतलब उस सिचुएशन की बात कर रहा है जहां पे एक सेल में दो न्यूक्लियस है, तो ये क्या है, ये कंडीशन के बारे में बात हो रही है, दिस इज अबाउट कंडीशन। अगर डाइकैरियन वर्ड बोला है तो दैट इज कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डाइकैरियोटिक बोला है तो ये माइसीलियम की बात कर रहा है, ठीक है। इस पूरे माइसीलियम को डाइकैरियोटिक माइसीलियम बोलेंगे, और इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, जहां पे फ्यूजन हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गई, उसे बोलते हैं डाइकैरियन, ठीक है। तो ये क्या है, डाइकैरियन एंड डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक।
फिर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, इधर क्या बोल रही है, तो ये अपना पहला स्टेप था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप समझ आ गया, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। इसके बाद का स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप को हम बोलते हैं कैरियोगेमी, ठीक है। पहले स्टेप को बोला प्लाज्मोगेमी, सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड कैरियोगेमी। कैरियोगेमी क्या होती है, देखो कैरियो वर्ड का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी देखो क्या है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और गैमी मतलब फ्यूजन। कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस और यहां गैमी मतलब फ्यूजन, ठीक है। जहां पे न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाए उसे बोलते हैं कैरियोगेमी। यहां पे क्या होने वाला है, न्यूक्लियस का फ्यूजन, वर्ड से ही पता चल गया, कैरियोगेमी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या, जो दो न्यूक्लियस ऐसे ऐसे एक सेल में थे, अब वो हमको कैसा दिखेगा, एक सेल में न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है तो एक नया सेल बनता है, उस सेल को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जाइगोट, है ना। तो जब न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाए, प्लाज्मोगेमी हो गया, कैरियोगेमी हो गया, तो कैरियोगेमी के बाद हमको क्या रिजल्ट मिला, दैट इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, डाइकैरियोटिक स्टेज से यहां पे क्या दिख रहा है हमको कि डाइकैरियोटिक इस माइसीलियम से ये कैसा माइसीलियम बन गया, जाइगोटिक माइसीलियम। ये जाइगोटिक माइसीलियम में बदल गया, ठीक है। इसको बोलेंगे जाइगोटिक माइसीलियम, ठीक। तो डाइकैरियन से ये क्या बन गया, जाइगोटिक माइसीलियम। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ कैरियोगेमी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जब प्लाज्मोगेमी हुई तो उसके रिजल्ट में हमको क्या मिला, डाइकैरियोटिक माइसीलियम, और जब कैरियोगेमी हो गई तो उसके रिजल्ट में हमको मिल गया जाइगोटिक माइसीलियम। ये कैसा दिखेगा, ये भी विजुअलाइज कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये डाइकैरियोटिक था, ठीक है, डाइकैरियोटिक था, प्लाज्मोगेमी हो चुकी है, तो ये कैसा है, डाइकैरियन, ये है डाइकैरियन। और जब यहाँ पे कैरियोगेमी हो जाएगी, जब यहाँ पे कैरियोगेमी हो जाएगी तो फिर इसको हम क्या बोल देंगे, जाइगोटिक माइसीलियम। और ये फिर कैसा अपीयर हो जाएगा, ये कैसा अपीयर हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से कैरियोगेमी का रिजल्ट होता है जाइगोटिक माइसीलियम, ठीक। फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी, सेकेंड स्टेप जाइगोटिक माइसीलियम, सेकेंड स्टेप कैरियोगेमी। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप के बारे में देखो। थर्ड स्टेप अपना होता है यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब ये जो जाइगोटिक माइसीलियम बना है, अब इसमें धीरे से मियोसिस होना स्टार्ट होगा। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे स्टेजेस अगर देखा जाए तो हैप्लॉइड चीजों का फ्यूजन होता है। यहाँ पे जो फीमेल गैमीट आई थी ये कैसी है, हैप्लॉइड, ये भी कैसा है, हैप्लॉइड, ठीक है। अभी जब फ्यूजन हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गई, तो ये क्या बन गया, अभी भी ये कैसा है, हाँ, यहाँ पे होता है कंफ्यूजन। इसको लोग n मिला के 2n बोल देते, लेकिन ये 2n नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, n+n, इसको बोला जाता है n+n, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, ठीक है। इसको बोलते हैं n+n, ठीक, इसे बोलते हैं n+n इस कंडीशन को, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज अभी भी नहीं हुआ है। जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा तब इस n+n को हम क्या बोल देते हैं, 2n। ये कंडीशन हमारी डाइकैरियन की है, तो ये क्या है, n+n, एक सेल जहां पे n है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, एक सेल जहां पे दो न्यूक्लियस को मिला करके एक न्यूक्लियस बना है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट n+n का मतलब, ठीक है। ये एक n क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो हर एक चीज रिप्रेजेंट कर रही है किसी न किसी चीज को।
यहाँ पे क्या, ये जो एक सर्कल मैंने बनाया, ये पूरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल को, ठीक है। ये एक एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया, ये दूसरा न्यूक्लियस, और ये एडिशन क्या बता रहा है कि दोनों अभी एडेड मोड पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन n+n का रिप्रेजेंटेशन ये होता है एक्चुअल में मीन, कि एक सेल में दो न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस कैसा, जो मेल गैमीट से आया है, एक न्यूक्लियस कैसा, जो फीमेल गैमीट से आया है, ठीक है। तो दोनों ही न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है, क्योंकि एक यहाँ से बिलोंगिंग है और एक यहाँ से, तो बोथ आर जेनेटिकली डिफरेंट। जेनेटिकली डिफरेंट, ठीक है, दोनों ही न्यूक्लियस जेनेटिकली डिफरेंट है। अगर जेनेटिकली देखा जाए तो इनका जीन मैच किया जाए तो अभी ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे फ्यूज हो गया तो अब जेनेटिक का कोई मतलब ही नहीं है, दोनों फ्यूजन हो चुका है। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सेल, और 2n का मतलब क्या, कि दो न्यूक्लियस को मिला करके एक न्यूक्लियस बन गया, ठीक है, 2 न्यूक्लियस कंबाइंड। ये जो ऐसे ही हम लोग n लिख देते हैं, ये n का मतलब ऐसे ही नहीं है कुछ, इस n का मतलब है कि ये एक सेल जिसमें एक न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक सिंगल सेल जहां पे ये एक न्यूक्लियस, ऐसा होता है, ठीक। तो तभी उसको हम क्या बोलेंगे, जब ये एक सेल है उसमें एक न्यूक्लियस, एक सेल एक न्यूक्लियस, तो ये एक सेल इसमें दो न्यूक्लियस, दोनों ही सेपरेट है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल सेल और n+n, ठीक है। और जब कंबाइन हो जाएंगे तो फिर वो हो जाएगा 2n, ठीक। तो ये है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के बाद जो अपना थर्ड स्टेप है दैट इज जाइगोटिक मियोसिस, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस में क्या होता है, अब क्या, हमारी जो फंजाई की मेन बॉडी होती है ना, वो कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक, मतलब हैप्लॉइड। फंजाई की अगर मेन बॉडी देखा जाए, नोट करके पहले यहाँ पे लिखी लो, फंजाई को अगर हम एक्चुअल में देखें, मेन बॉडी ऑफ फंजाई वो कैसी है, हैप्लॉइड है, ठीक है। मेन बॉडी ऑफ फंजाई इज हैप्लॉइड, जिसे हम ऐसे सिंपली n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमको फाइनल रिजल्ट भी क्या चाहिए, चाहे फ्यूजन हो चाहे फीजन हो, दैट डजंट मैटर, हमको फाइनली जो नया फंजाई हमको मिलने वाला है दैट शुड बी हैप्लॉइड, क्योंकि फंजाई की मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है। तो हमको फंजाई की जो भी बॉडी मिलनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हैप्लॉइड होनी चाहिए। और अगर सपोज कोई भी चीज डिप्लॉइड हो गई है तो उसको हैप्लॉइड में वापस से कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, प्लाज्मोगैमी हुई थी तो भी सेल हमारी कैसी थी, हैप्लॉइड थी, लेकिन कैरियोगैमी होने के बाद अब ये n+n 2n में हो गया, मतलब ये क्या हो गया, डिप्लॉइड। इस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉइड, जहां पे 2n हो जाता है उसे बोलते हैं डिप्लॉइड, और जहां पर सिंगल n रहता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस नहीं होता, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। तो अब क्या हो गया, हमको मेन बॉडी कैसी चाहिए, हैप्लॉइड चाहिए, लेकिन कैरियोगैमी का रिजल्ट हमको कैसा मिल गया है, डिप्लॉइड। तो इसका मतलब अब इस डिप्लॉइड यानी कि जाइगोटिक माइसीलियम में हमको क्या करना होगा, मियोसिस करना होगा, और उस मियोसिस के रिजल्ट से हमको हैप्लॉइड माइसीलियम मिल जाएगा, और हैप्लॉइड माइसीलियम से हम फंजाई की मेन बॉडी बना लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस स्टेप को क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, इसीलिए इस स्टेप को बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस वर्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉइड से हम हैप्लॉइड का कन्वर्जन करेंगे, और जाइगोटिक क्योंकि ये जो जाइगोट हमको मिला है इसी में ये मियोसिस होने वाला है, इसीलिए जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। तो अपना थर्ड स्टेप समझ आ गया, दैट इज व्हाट, जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट जो हमको मिला है कैरियोगैमी में, उसके अंदर अब मियोसिस होगा ताकि हमको हैप्लॉइड स्पोर्स का ऑब्टेन हो सके, ठीक है, ताकि हमको हैप्लॉइड स्पोर्स मिल सके। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस अकर इन जाइगोटिक माइसीलियम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा कहाँ पे, जाइगोटिक माइसीलियम, जो हमको कैरियोगैमी के रिजल्ट से मिला था,
जिसे हम क्या बोल सकते हैं, और रिजल्ट ऑफ कैरियोगैमी, कैरियोगैमी का रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ कैरियोगैमी। ठीक है, कैरियोगैमी का जो भी रिजल्ट था यानी कि जाइगोटिक मियोसिस, उसमें अब मियोसिस चलने वाला है, दैट इज कॉल्ड जाइगोटिक मियोसिस। और जाइगोटिक माइसीलियम, उसमें अब मियोसिस चलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोटिक मियोसिस। और उसको जाइगोटिक मियोसिस को क्या कर देंगे, मियोसिस से क्या हो जाएगा, फिर ये 2n से कन्वर्ट हो जाएगा n में, मतलब डिप्लॉइड से इसको हैप्लॉइड में बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चलेगा, सिंपल मियोसिस बनेगा और मियोसिस होने के बाद फिर हमको नए नए स्पोर्स मिलेंगे। ठीक है, सपोज अगर ये माइसीलियम है अपना जो डिप्लॉइड है, ठीक है, ये वही जाइगोटिक माइसीलियम है, अगर जाइगोटिक माइसीलियम, तो इसमें अब हम जाइगोटिक मियोसिस करेंगे और इससे नए नए स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे और उन्हीं स्पोर से हम नई फंजाई बॉडी को बनाएंगे। इससे हमको क्या मिलने वाला है, हैप्लॉइड स्पोर्स मिलने वाले हैं, हैप्लॉइड स्पोर। इससे हमको ऑब्टेन होगा, दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड स्पोर। और हैप्लॉइड स्पोर, ये क्यों हैप्लॉइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, डिप्लॉइड कंडीशन। और जब इससे जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, n मिलेगा, ये हमको n मिलेगा। हमको बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स मिल गए। ठीक है, ये रहे हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये जो भी हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, इनका यूज करके हम नया फंजाई का बॉडी बना लेंगे। इससे बन जाएगा हमारा न्यू फंजाई बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से 3 स्टेप में पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई कंप्लीट हो जाता है। ठीक, कैसे कैसे, प्लाज्मोगैमी हुई, उससे हमको डाइकैरियन मिला, डाइकैरियन में फिर कैरियोगैमी हुई, उससे हमको जाइगोटिक माइसीलियम मिला, जाइगोटिक माइसीलियम मिलने के बाद फिर उसमें क्या हो गया, जाइगोटिक मियोसिस चला और जाइगोटिक मियोसिस के रिजल्ट से हमको हैप्लॉइड स्पोर्स मिले, जिसका यूज से हम वापस से नए फंजाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। रीड कर लेते हैं। ठीक है, कहां से है ये, when a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types came together। भाई जो 4 कंडीशन बताई थी मैंने, चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन पॉसिबल होगी और फिर फ्यूजन होगा। ठीक है, comes together and fuse, फ्यूजन हो जाएगा। In some fungi, the fusion of the 2 haploid cells immediately result in a diploid cell। कुछ फंजाई में क्या होता है कि डाइकैरियन स्टेज बनती ही नहीं है। डाइकैरियन स्टेज जो भी मैंने बताया वो कुछ फंजाइज में बनती नहीं है। ठीक है, और कुछ फंजाई में डाइकैरियोटिक स्टेज अवेलेबल होती है। ये भी नोट कर लेते कि कौन सी ऐसी फंजाई है जिसमें ये डाइकैरियोटिक स्टेज नहीं बनती है। ठीक है, तो ये भी नोट ही कर लेते हैं हम लोग। डाइकैरियोटिक स्टेज कहाँ गई, ये कौन सा ऐसा फंजाई है, फंजाई का कौन सा ऐसा क्लास जिसमें ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम नहीं बनता, तो दैट इज दी, यहाँ पे एक्सेप्शन के फॉर्म में, एक्सेप्शन है इसका फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइट्स में यहाँ पे कोई भी डाइकैरियोटिक स्टेज नहीं बनती, वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हमारा माइसीलियम है, ठीक है, फ्यूज हुआ, ठीक है, ऐसे हमारा माइसीलियम है, दोनों फ्यूज होगा और डायरेक्ट हमारा जाइगोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। और यहां से फिर हमको जो स्पोर मिलता है उस स्पोर को हम क्या कहते हैं, जूस्पोर। यहां से जो हमको स्पोर मिलता है उस स्पोर को कहते हैं जूस्पोर या फिर ऊस्पोर। ठीक है, जो मैंने बताया था कि ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, तो वो ऊस्पोर यही है, इसी को बोलते हैं जूस्पोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिंपली फाइकोमाइट्स में क्या होता है कि सिंपल एक मेल हाइफी आया और एक फीमेल हाइफी, दोनों ही हैप्लॉइड, फ्यूजन होगा, डायरेक्टली यहाँ पे 2n का केस आ जाएगा, जाइगोटिक माइसीलियम बन जाएगा, जिसमें वापस जाइगोटिक मियोसिस होगी। और एक बार जाइगोटिक मियोसिस हो गई तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स। और उन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, जूस्पोर बोलते हैं या फिर ऊस्पोर बोलते हैं। ठीक है, तो फाइकोमाइट्स एक ऐसी क्लास है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
डाइकैरियोटिक स्टेज नहीं आती है, डायरेक्टली वहां पे जाइगोट बन जाता है, ठीक है, और फिर बाकी ये तो सेम ही रहता है, ठीक। 3 ऐसे क्लासेस हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और उसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है कि फाइकोमाइट्स में डाइकैरियोटिक स्टेज नहीं बनता, बाकी एस्कोमाइट्स और बेसिडियोमाइट्स में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फिर ये क्या बोल रही है। हाउएवर कुछ ऐसे वही जहां पे डायरेक्ट हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। हाउएवर इन अदर फंजाई, एस्कोमाइट्स एंड बेसिडियोमाइट्स, एस्कोमाइट्स और बेसिडियोमाइट्स में क्या होता है, एक डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जिसको हम N+N बोलते हैं, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में 2 न्यूक्लियस, ठीक है। अकर इन सच अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड डाइकैरियन, उस कंडीशन को क्या बोला, डाइकैरियन, और इस फेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक फेज। देखो एक और वर्ड आ गया, डाइकैरियोटिक फेज, मतलब क्या कि लाइफ के उस स्टेज, लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आए, कभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, कभी ग्रोथ हो रही है, कभी रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो कभी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो लाइफ में, फंजाई की लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस आए, और उसकी लाइफ में एक ऐसा भी स्टेज आया जहां पे वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम में बदल गई थी, उस दौर को, उसको क्या बोला है, डाइकैरियोटिक फेज। जैसे होता है ना कि कभी लाइफ में होता है हैप्पी टाइम, ठीक है, एक टाइम होता है लाइफ का जहां पे हैप्पी टाइम होता है, एक टाइम होता है कि जहाँ पे सैड टाइम होता है, बहुत हैप्पी टाइम होता है। तो वैसे ही फंजाई के भी लाइफ में बहुत सारे फेजेस आए, बहुत सारे स्टेजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए, और बदलाव के टाइम पे एक ऐसा भी समय आया था जहाँ पे फंजाई की बॉडी में डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन हुआ था, उस समय को बोला गया है डाइकैरियो फेज, ठीक है। लेटर द पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, बाद में इस डाइकैरियोटिक फेज में से फंजाई अपने आप को बाहर निकालती है, कैसे, डाइकैरियोटिक माइसीलियम में जो दोनों न्यूक्लियाई हैं N+N जिसको कहा जा रहा है, वो फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद जाइगोटिक का फॉर्मेशन करेगा, डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करेगा। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वही जाइगोटिक मियोसिस को यहाँ पे बोला है रिडक्शन डिवीजन। ये क्या बोल रहा है, जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस को ही यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन कहा गया है, ठीक है। तो रिडक्शन डिवीजन बोलो या जाइगोटिक मियोसिस, दैट इज द सेम, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। बाद में वही जब जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगी तो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोर ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बाद में अब हम क्लासिफिकेशन चल रहे हैं कि फंजाई के अलग अलग क्लासेस, ये फंजाई का क्लासिफिकेशन पार्ट आ गया, ठीक है। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो ओवरऑल सारे फंजाई के लिए एप्लीकेबल था, कुछ एक्सेप्शंस थे वो सारे मैंने बताते गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट में बोला गया कि भाई जब जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, तो उसके बाद फिर हमको एक नया हैप्लॉइड स्पोर मिलता है, और उस नए हैप्लॉइड स्पोर का यूज करके हम पूरी एक माइसीलियम बॉडी बना करके नए फंजाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो विद दिस वी आर एंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है। इफ यू हैव एनी मोर डाउट यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर से हम बाकी क्लासेस ऑफ फंजाई और ये बेसिस को भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।